नमस्ते बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक वितान भाग 2 में से पहला पाठ सिल्वर वेडिंग, जिसे लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने, जिसकी व्याख्या हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज करने जा रहे हैं उसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? बच्चों, आपने इसकी चर्चा पहले व्याख्या में भी पढ़ा था कि यशोधर बाबू रूढ़िवादी थे, परंपराओं के साथ ढल नहीं पा रहे थे, इसलिए हर बात पर वो समहाउ इम्प्रॉपर भी कहते थे। लेकिन पत्नी जो थी वो बच्चों के साथ मॉडर्न बन गई थी, आधुनिक बन गई थी। तो इसके उत्तर में आप लिख सकती हैं कि यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से दब गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे, पुराने लोगों के बीच में पले बढ़े, इसलिए वे उन परंपराओं को अभी तक छोड़ नहीं पा रहे थे। यशोधर बाबू अपने आदर्श किशन दास से अधिक प्रभावित हैं। किशन दास कौन थे? जब यशोधर बाबू किसी नौकरी के लिए दिल्ली आए थे तो किशन दास ने उनकी सहायता की थी और उसके बाद वे उनके आदर्शों से भी प्रभावित हो गए। इसलिए आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध रहे, क्योंकि वे उनके का अनुकरण किया करते थे। जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। बच्चे तो आजकल के होंगे ना, तो पत्नी जो है वो हर बात बच्चों की मानती है। वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। कौन? यशोधर बाबू की पत्नी। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती है, बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती चली जाती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशन दास के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं और वे समय के साथ ढल नहीं सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न, अपने साथ होने वाली अनेक बातें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। ऐसी 2 बातों पर टिप्पणी कीजिए जिनसे आपको भी लगता है कि वे ऐसी हैं। अब समहाउ इम्प्रॉपर इस पाठ का एक तकिया कलाम जुमला है, यानी कि हर बात पर समहाउ इम्प्रॉपर। इसका अभिप्राय भी बताया गया है कि जिसमें उन्हें संदेह होता है, जो बात उन्हें ठीक नहीं लगती, संदेह होता है तो समहाउ इम्प्रॉपर लगती है उन्हें। यशोधर बाबू को इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। जैसे देखो कि यशोधर बाबू को अपने जूनियर क्लर्क, अधीनस्थ होता है जूनियर क्लर्क, चड्डा का मजाकिया व्यवहार समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, अर्थात उन्हें अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बड़ों का लिहाज ना करना, शालीन व्यवहार ना करना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। आप भी जानते हैं ना, आपको भी ऐसा ही लगता है। दूसरा, भूषण द्वारा अपने पिता यशोधर बाबू को महंगा ऊनी ड्रेसिंग गाउन देकर ये कहना कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाएं, उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। भूषण का यह व्यवहार मुझे कुछ हद तक मुझे भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि यशोधर बाबू को भी समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और यदि हम समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं तो वही हम रूढ़िवादी और अंधविश्वासी लोग रह जाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं, जैसे सिल्वर वेडिंग मनाना, ऑफिस में उन लोगों का चाय पानी के लिए 25वीं सालगिरह पर पैसे मांगना, और किशन दास के उस 3 बेडरूम के क्वार्टर को तोड़कर उस पर बहुमंजिला इमारत बनाना। बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। अगला प्रश्न है,
यशोधर बाबू ने किशन दास से किन जीवन मूल्यों को पाया था? बहुत सारे जीवन मूल्य थे। अनुशासन, पहला है अनुशासन। आप इसे विस्तार में ये लिखेंगे कि यशोधर बाबू ने किशन दास से सबसे पहला जो जीवन मूल्य पाया था वो था अनुशासन। वे उन के बताए हुए मार्ग पर चलते थे, समय से ऑफिस जाना और वहाँ पर पूरा टाइम बिना किसी हील हिचक के यानी कि ईमानदारी से काम करना। अपने अधीनस्थ जो जूनियर क्लर्क थे उनको पहले डांट फटकार कर काम करवाना और जाते जाते यानी कि छुट्टी के समय उनके साथ हल्का फुल्का मजाक करना। या अनुशासन, बच्चों को भी वे अनुशासन के बीच में रखना चाहते थे, लेकिन वो क्योंकि आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे वो उनके अनुशासन में आ नहीं पाए। कर्तव्य निष्ठा, यशोधर बाबू इतना कुछ होते हुए भी, कितना अपमान सहते हुए भी, यानी बच्चों के द्वारा, अपने जूनियर्स के द्वारा अपमान सहते हुए भी कर्तव्य निष्ठा के प्रति हमेशा ईमानदार रहे, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया। इसमें बच्चों को पढ़ाना हो या पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य हो या ऑफिस के प्रति अपना कर्तव्य हो, वे हमेशा उसमें अग्रणी रहे। सिद्धांत प्रिय था, उन्हें पुराने सिद्धांत, पुरानी परंपराएं पसंद थी। पहाड़ी लोग जो भी आते थे उन्हें रामलीला या किसी जन्य पुण्यों के लिए कमरा देना या किसी और की सहायता करना किसी भी तरह से, और पूजा इत्यादि, समय पर पूजा इत्यादि करना, अर्थात अपना सिद्धांत जो उन्होंने कृष्ण दास से सीखा था, चाहे उसके लिए कोई कुछ भी कहता रहे, यशोधर बाबू उस सिद्धांत को पूरा करते थे। पुरानी पीढ़ी के मूल्यों का सम्मान, वे हमेशा पुरानी पीढ़ी के मूल्य, उन्होंने पुरानी पीढ़ियों से जो संस्कार पाए थे हमेशा उनका सम्मान करते थे। एक बार जब वो कथा प्रवचन में बैठे थे, वहाँ जब जनार्दन नाम आया तो उन्हें अपने बीमार जीजा की याद हो आई। इस पर उन्होंने उनके पास पैसे भिजवाने भी चाहे और उनसे मिलने की इच्छा भी प्रकट की, क्योंकि वो अपनों को की मुसीबत में काम आना भी चाहते थे। लेकिन ये अलग बात है कि उनके बच्चों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। संयुक्त परिवार के आदर्शों का मोह, वे क्योंकि बचपन से ही संयुक्त परिवार में रहे थे, इसलिए और इसके बाद जब वो किशन दा के पास रहे तो भी उनके संयुक्त परिवार का ही आदर्श उन्होंने उनसे पाया था। यानी चाहे किशन दा अलग रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों में ये भी शामिल किया हुआ था कि संयुक्त परिवार जो होते हैं किस तरह से एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसलिए वे संयुक्त परिवार के मोह से छूट नहीं पा रहे थे, वरना तो जिस तरह से उसके पुत्र, उनकी पत्नी उनके आदर्शों का पालन नहीं करते थे या उन्हें अपमानित करते थे तो कभी का वो छोड़कर उन्हें जा सकते थे। एक तो वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे और दूसरा संयुक्त परिवार का जो आदर्श था, संयुक्त परिवार का जो मोह था, वो उन्हें छोड़कर जाने नहीं दे रहा था। अगला प्रश्न है, बार बार समहाउ इम्प्रॉपर कहना यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के किन पहलुओं को उजागर करता है? बार बार वो समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। पहला जो हेडिंग है इसका, पुरानी पीढ़ी के मूल्यों को सही मानना, यानी कि जब उनके बच्चे पुरानी पीढ़ियों के मूल्यों को सही नहीं मानते, पुरानी पीढ़ियां जो करती है वो आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, वो उनकी कोई बात नहीं मानते और अपने पिता को भी ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अब अपनी पोस्ट के अनुसार मकान बनवाओ या क्वार्टर लो, या अब तुम्हें साइकिल पर ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता, स्कूटर ले लीजिए, या घर के सामान की ओर है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पुरानी पीढ़ी के मूल्यों को ही सही मानते थे, आधुनिकता को वो अंग्रेज़ों के चौंचले कहते थे। दूसरा है, तब वो कहते थे ये सारी बातें समहाउ इम्प्रॉपर हैं। संयुक्त परिवार के आदर्शों का मोह, संयुक्त परिवार में रहते थे,
उनका जो आदर्श था, उनका मोह था। लेकिन संयुक्त परिवार में जब उनके पुत्र अपनी तनख्वाह पिता को ना देकर और उससे अपनी ही चीज़ें, फ्रिज, टीवी, सोफ़ा इत्यादि लाना जो था, वो अपनी ही बात से करते, और फिर ये उसके पुत्र ये कहते थे कि ये वस्तु मेरी है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ये बातें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। चाहे संयुक्त परिवार में रहने का मोह था, लेकिन उनके द्वारा जो काम किया जाता था वो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। पुराने दिनों की याद से घिरे रहना। यशोधर बाबू जो है पुराने दिनों की यादों से घिरे रहते हैं। बात बात पर जब कोई काम उनके अनुसार नहीं होता है तो वो किशन दा की यादों से घिर जाते हैं, उनके आदर्शों से घिर जाते हैं। और जब उनके अनुसार, जब वो पुरानी यादों से घिरे हुए होते हैं, उनके अनुसार कोई काम नहीं होता तो वो बार बार समहाउ इम्प्रॉपर लगता है उन्हें। नई पीढ़ी की सोच से दूरी। यशोधर बाबू रूढ़िवादिता से भरे हुए थे। यशोधर बाबू रूढ़िवादिता से बहुत ज़्यादा मोह करते थे। वो पुराने ख्यालों को थे, पुरानी सोच को अपने मन से निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें संस्कार जो मिले हुए थे, उन संस्कारों में नई पीढ़ी की सोच को विकसित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने नई पीढ़ी की सोच से बहुत ज़्यादा दूरी बना ली थी। हर बात में वो, जब भी उनके बच्चे या उनकी पत्नी कोई भी आधुनिक काम करते या आधुनिकता से कोई भी ऐसा कार्य करते, तो वो हर बात पर समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। बच्चों का अच्छी तनख्वाह लेना या प्राइवेट कंपनी में जॉब करना या बाहर जाना पुत्री का, और गवर्नमेंट जॉब ना करना, उनकी पत्नी का बिना बाँ का ब्लाउज पहनना या लिपस्टिक लगाना, ये सारी बातें उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगा करती थी। इससे पता चलता है कि वे नई पीढ़ी की सोच से बहुत ज़्यादा दूर थे। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग की शाम को सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत की कार्यालयीय गतिविधियों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। सिल्वर वेडिंग की शाम को क्या हुआ था? सिल्वर वेडिंग की शाम को जब 5 बज गए थे तो जूनियर क्लर्कों ने कहा था कि समय हो चुका है, इसलिए हम चलते हैं। तुम्हारी घड़ी क्योंकि पुरानी है, और एक मिस्टर चड्ढा ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी ये चूहेदानी यानी कि ये पुरानी घड़ी हो गई है, इसलिए आप इसे बेचकर नई घड़ी डिजिटल ले लीजिए। यशोधर ने कहा कि ये मेरी शादी पर मिली हुई घड़ी है। तो मेनन ने जब पूछा कि उनकी शादी कब है, और जब उन्होंने उनकी तिथि बताई तो उन्हें ऐसे लगा, उन्होंने कहा कि आज तो आपकी 25वीं सालगिरह है, और सभी ने शादी की बधाई देनी शुरू करी और पार्टी मांगनी शुरू की। तो वे इस पर झेंप गए। खुश तो हुए कि आज उनकी 25वीं सालगिरह है, लेकिन थोड़ा सा वो शर्म से झेंप गए। दूसरा, अधीनस्थों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार। उनका व्यवहार जो था अधीनस्थ यानी कि जूनियर क्लर्कों के प्रति, स्टाफ के प्रति उदारतापूर्ण था। जब उन्होंने उनके साथ मजाक किया, उनसे पैसे मांगे, तो उन्होंने बड़ी खुशी से उन्हें चाय पानी के लिए पैसे दे दिए। पार्टी की मांग की तो उन्होंने पहले 10 रुपये दिए, लेकिन 10 रुपये पूरे नहीं होंगे यह कहा तो चाय, मट्ठी और लड्डू के लिए उन्होंने 20 रुपये उन्हें और दे दिए। ऑफिस वालों को पार्टी देना, परंतु स्वयं उसमें शामिल ना होना। अब जब वो सारा सामान ले आए, उन्होंने उसमें शामिल होने के लिए उन्हें बहुत कहा, लेकिन यशोधर बाबू मानते थे कि 25वीं सिल्वर वेडिंग मनाना जो है, 25वीं सालगिरह, वो अंग्रेज़ों के चौंचले होते हैं, और वो क्योंकि स्वयं पुरानी परंपराओं को मानते नहीं थे, रूढ़िवादी मानते थे, इसलिए उनको पैसे तो दे दिए लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए। उस दिन भी अपने निर्धारित समय अनुसार ही घर गए। ऐसा नहीं है कि सिल्वर वेडिंग थी, 25वीं सालगिरह थी तो वो ऑफिस का काम छोड़कर अपने घर चले गए, नहीं, वो 5 बजे के बाद ही निर्धारित समय के अनुसार ऑफिस से निकले,
फिर वहाँ से बिरला मंदिर गए, वहाँ से आगे जाकर साग सब्जी लिया और अपने निर्धारित समय, जिस समय 8 बजे अपने घर जाते हैं, उसी के अनुसार ही वो घर गए। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू अपने जीवन के आसपास हो रहे परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में क्या कठिनाई महसूस कर रहे थे और क्यों? उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी अपने आसपास और अपने बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में। क्यों हो रही थी? क्योंकि इसका पहला रीज़न तो है कि परंपरावादी होने के कारण विचारों में टकराव। ये परंपरावादी थे बच्चे, या जो उनके ऑफिस के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो क्या थे, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे। उनके आपस में विचार मिलते नहीं थे, इसलिए उनके विचारों में टकराव होता था। बच्चों की रहन सहन जीवन शैली से असंतुष्ट। वे चाहते थे कि बच्चे पुरानी परंपराओं के अनुसार रहें, उनकी जो जीवन शैली है उनके अनुसार हो, जैसा यशोधर बाबू चाहते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते थे, वो अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, इसलिए यशोधर बाबू उनकी जीवन शैली से असंतुष्ट थे। अगला जो रीज़न है, अगला कारण है, रूढ़िवादी होने के कारण परिवार के सदस्यों की वेशभूषा और बनाव श्रृंगार आदि नापसंद। बच्चों को कहने के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी नए कपड़े पहनती है, बिना बाह के ब्लाउज़ पहनती है और बाल भी ऐसे बनवाए हैं। उनकी जो बेटी है वो भी जीन्स पहनती है और बिना बाह का टॉप पहनती है। तो वे यशोधर बाबू क्योंकि रूढ़िवादी थे, वो चाहते थे कि उनके परिवार के सदस्यों की जो वेशभूषा है और बनाव श्रृंगार है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा उनके पुराने गांव में चलता वैसा होना चाहिए, इसलिए वो उनके उस पहनावे को पसंद नहीं करते थे। अत्यधिक आदर्शवादी होने के कारण उपहास का पात्र बनना। यशोधर बाबू अत्यधिक आदर्शवादी थे, किशनदा के आदर्शों पर चलते थे, अपने आप को बदल नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से जहां ऑफिस के लोग उन्हें उपहास का पात्र बनाते थे, वहां घर पे बच्चे भी उन्हें उपहास का पात्र बनाते थे और उन्हें बार बार कहते थे कि उन्हें स्वयं को बदलना चाहिए। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि यशोधर बाबू अतीत के मूल्यों से चिपके रहना चाहते हैं, किंतु अन्य परिवारजन उन्हें आगे ले जाने के लिए उत्सुक हैं। इस द्वंद्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये आप भी जानते हैं, पूरा पाठ आपने पढ़ा है कि यशोधर बाबू जो हैं अतीत के मूल्यों से चिपके हुए हैं। हर बात पर वो अपने आदर्शों को सामने ले आते हैं, लेकिन परिवार के लोग नहीं मानते। वे अपने अनुसार यशोधर बाबू को भी बदलना चाहते हैं, तो उनमें आपसी द्वंद्व होता है, विचारों में टकराव होता है। एक कहता है तो दूसरा उसे मानता नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी बातें हैं जिसे यशोधर बाबू बच्चों की नहीं मानते? यशोधर बाबू के ना चाहने पर भी बच्चों द्वारा सिल्वर वेडिंग मनाना। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग मनाना क्या समझते थे कि ये अंग्रेज़ों के चौंचले हैं, लेकिन बच्चों ने फिर भी सिल्वर वेडिंग मनाई। वो नहीं चाहते थे, फिर भी उन्हें मनाई, क्योंकि वो अपने पिता को आगे ले जाना चाहते थे, अपने अनुसार ढालना चाहते थे। सरकारी नौकरी पर अधिक बल देने के बावजूद बच्चों का प्राइवेट नौकरी करना। वे चाहते थे कि उनका कोई ना कोई बच्चा सरकारी नौकरी करे, लेकिन उनके बच्चों ने प्राइवेट नौकरी को ज्वाइन किया। बेटी के विवाह की इच्छा, परंतु उसका आगे बढ़ना। वे अपनी बेटी का विवाह जल्द से जल्द कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी बेटी आगे पढ़ना चाहती थी और वो अमेरिका जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए उसका जो भी रिश्ता आता वो उसे इनकार कर देती थी। वो अपने पिता की बात को नहीं मानती थी। सेवानिवृत्ति पर गांव वापस जाना, किंतु बच्चों का दिल्ली की सुख सुविधाओं को न त्यागना। उनके बच्चे बार बार उन्हें कहते थे कि वो अपने नौकरी काल में ही एक अच्छा फ्लैट या मकान बनवा लें, लेकिन उनका क्या ख्याल था? यशोधर बाबू का वो था कि जब वो रिटायर होंगे, सेवानिवृत्ति होगी, तो वो अपने गांव चले जाएंगे और वहाँ अपने गांव वाले उस मकान में रहेंगे। किंतु बच्चे जो थे वो दिल्ली की सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो वहीं पर बसना चाहते थे। दिखावे की प्रवृत्ति का विरोध, बच्चों का दिखावा पसंद। यशोधर बाबू को दिखावे की प्रवृत्ति का बहुत
वे दिखावे की प्रवृत्ति का बहुत विरोध करते थे, उन्हें नापसंद थी, दिखावे के प्रति नापसंद थी, इसलिए वे उसका विरोध करते दिखाई देते थे। दूसरी ओर बच्चों को दिखावे की प्रवृत्ति पसंद थी, इसलिए वो जो भी काम करते थे वो लोगों को दिखाने के लिए, जैसे घर में सुख सुविधाएं लाना, ऐश्वर्य का साजो सामान लाना, बच्चों को ये दिखावा पसंद था। लेकिन यशोधर बाबू चाहते थे कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उस पर पैसा लगाना व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए समझाइए कि नई पीढ़ी के लिए उन्हें अपनाना क्यों उपयुक्त है। इनके कुछ ऐसी बातें हैं यशोधर बाबू में जो कि नई पीढ़ी को अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यशोधर बाबू हर बात पे ही गलत है, कोई भी बात उनकी ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ जहाँ हम ये मानते हैं कि यशोधर बाबू को भी अपने आप को बदलना चाहिए, इतना रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन्हें कि उन नई पीढ़ी को भी अपनानी चाहिए। पहली विशेषताएं कौन सी हैं उनकी? समय की पाबंदी, कर्तव्य निष्ठा, आदर्शवादी जीवन मूल्यों के प्रति आस्था। अब बच्चों के लिए ये क्यों उपयुक्त है? पहला तो ये है कि व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए ये जो जीवन मूल्य हैं ये अपनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि यदि बच्चा समय की पाबंदी को मानेगा, समय के प्रति पाबंद होगा, कर्तव्य निष्ठा से काम करेगा, अपने जीवन के कोई आदर्श बनाकर चलेगा, तभी उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। और ये चीज़ें लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी अति आवश्यक है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी इन व्यक्तित्व की इन विशेषताओं का पालन करना चाहिए। आदर्श नागरिक बनने के लिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसको ऊपर उठाने, उसकी प्रगति करने के लिए हमें एक आदर्श नागरिक बनना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं यदि हमारे अंदर हैं तभी हम एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, किशनदा और यशोधर बाबू के संबंधों पर टिप्पणी करते हुए पुष्टि कीजिए कि किशनदा के प्रभाव से वे आजीवन मुक्त नहीं हो पाए। यशोधर बाबू जब से किशनदा के पास आए थे, जब से किशनदा ने उनकी सहायता की थी, बचपन से वो 15 साल से उनके पास रहते थे, तो धीरे धीरे उनके सारे के सारे आदर्श जो थे किशनदा के, यशोधर बाबू में परिवर्तित हो गए थे और वे इन आदर्शों से पूरा जीवन मुक्त नहीं हो पाए। हर बात पर उन्हें किशनदा के आदर्शों की याद हो जाती थी। दोनों के क्यों नहीं हो पाए, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? दोनों के संबंध स्नेहपूर्ण थे, प्रगाढ़ व असीम, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि दोनों को एक दूसरे के अंदर कोई कमी ही नहीं दिखाई देती थी। इसलिए यशोधर बाबू को किशनदा के आदर्श में किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती थी, इसलिए वे ज्यों का त्यों उन्हें अपना लेते थे। किशनदा क्योंकि यशोधर बाबू के आदर्श शुरू से रहे थे, इसलिए वे उनके किसी भी आदर्श को छोड़ना नहीं चाहते थे। क्योंकि यशोधर बाबू का जो माता पिता थे वो जब यशोधर बाबू बहुत छोटे थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हें और कोई संस्कार देने वाला नहीं था। किशनदा क्योंकि किशनदा ने उसके जीवन में बड़े भाई पिता का काम किया, इसलिए वे उसे आदर्श मानने लगे। यशोधर बाबू किशनदा की प्रतिछाया यानी कि उनका अनुकरण करना। यशोधर बाबू किशनदा के आदर्शों का ज्यों का त्यों अनुपालना किया करते थे, इसलिए वे उसकी प्रतिछाया महसूस होते थे। यशोधर बाबू द्वारा किशनदा की जीवन शैली का ज्यों का त्यों अपना लेना, ये दोनों मिलते जुलते हैं, क्योंकि ज्यों का त्यों अपना लिया तभी तो वो उसकी प्रतिछाया मालूम होते थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर पंत का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ये कुछ यशोधर बाबू के अंदर ये विशेषताएं हैं, तो आप इनको विस्तार में भी लिख सकते हैं। जैसे पहले थे वो परंपरावादी, वो सारी पुरानी परंपराओं को मानते थे, किसी भी हालत में अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते थे। समय के पाबंद थे, समय के बहुत ज़्यादा पाबंद थे।
जिस समय उठना है या जिस समय ऑफिस के लिए जाना है या ऑफिस से वापस आना है या बाज़ार में जाना है, बिरला मंदिर जाना है, घर पर वापस आना है, तो जो समय उन्होंने निर्धारित किया था, निश्चित किया था, उससे 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होते थे। यशोधर बाबू नए परिवेश में ढलने में असमर्थ थे। वो किशनदा के मूल्यों को, किशनदा के आदर्शों को छोड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए बच्चों के कहने के बाद भी वो नए परिवेश में ढलने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। उनका मानवीय मूल्यों में बहुत विश्वास था, वे आदर्शों में बहुत विश्वास करते थे। वे चाहते थे कि संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, संयुक्त परिवार के संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए, उसमें जो बड़ों से मूल्य हमें मिलते हैं वो उन्हें अपने आप में ज़रूर लाने चाहिए। संस्कारवान, जब वो संयुक्त परिवार में रहे थे तो उनके बड़ों ने जो संस्कार उन्हें दिए थे, उन्हीं संस्कारों का पालन वो शुरू से लेकर अंत तक करते आ रहे थे। भौतिक सुख को अधिक महत्व न देना, यशोधर बाबू भौतिक सुख को अधिक महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जितने ज़्यादा सुख व्यक्ति को मिलते हैं उतना ही वो अधिक आलसी हो जाता है। इसलिए जब उसके बच्चे फ्रिज, टीवी, सोफ़ा इत्यादि भौतिक वस्तुएं लाते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अगला प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं? जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशनदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि उनके बाल बच्चे ही नहीं होते तो वे व्यक्ति, जिनके बाल बच्चे नहीं होते तो वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमार से हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उनकी बिरादरी, उनके परिवार वालों से उन्हें घोर उपेक्षा मिली हो, इस कारण वो मर गए हों, इस कारण वो इस दुख से सूख कर मर गए हों। किशनदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका उन्हें, बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास भी नहीं था। तो अगला प्रश्न बनता है इसमें, निम्नलिखित में से आप कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगी या क्यों? इसमें ये 3 दिए हुए हैं कि इसमें मूल संवेदना किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे। एक तो है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, दूसरा है पीढ़ी का अंतराल और तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। हम इसे किसका देंगे? पीढ़ी का अंतराल। क्यों देंगे? आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका असूल पसंद होना दफ्तर और घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते थे और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करना चाहते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं, अकेले जीना चाहते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा करना आवश्यक है, किंतु बदलते समय और परिवेश से सामंजस्य की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी ये सारा सामंजस्य संभव है। बच्चों, तो ये तो आप भी जानते हैं ना कि व्यक्ति को समय के साथ कुछ ना कुछ बदल लेना चाहिए। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि यशोधर बाबू को आधुनिक समय के अनुसार बदल लेना चाहिए और बच्चों को भी पुरानी परंपराओं को और मान्यताओं को कुछ ख्याल रखना चाहिए, आदर्शों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके। तो इस पाठ के ये सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर इनको याद कीजिए। धन्यवाद।